बच्चों, तो आज का टॉपिक है हमारा रेस्पिरेशन। अच्छा, ये टॉपिक जो है आपका क्लास 7 सीबीएसई क्लास 7 में ये चैप्टर है आपको, ठीक है, रेस्पिरेशन। फिर क्लास 10 में जाइएगा तो आपको लाइफ प्रोसेस चैप्टर में ये मिलेगा आपको ये टॉपिक। उसके अलावा ये चैप्टर जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अकॉर्डिंग भी अगर देखा जाए तो बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे निकलते हैं जिसको आज हम जानेंगे और विस्तार पूर्वक जितने भी यहाँ पर आपको टॉपिक्स दिख रहे हैं सब पर एक एक करके चर्चा करेंगे और मैं समझाने का प्रयास करूंगा इस चैप्टर को, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, जिससे आप लोग अच्छे प्रकार से इस चैप्टर से रिलेटेड नोट्स बना सकें। ठीक है, तो शुरू करते हैं। चैप्टर का जो हेडिंग है, जो लेसन है आपका आज, वो है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन है क्या एक्चुअली में? तो रेस्पिरेशन श्वसन प्रक्रिया को कहते हैं, शुद्ध हिंदी श्वसन। एक्चुअली में सांस लेना और सांस छोड़ना, हम लोग इसी को श्वसन समझते थे या रेस्पिरेशन समझते हैं, लेकिन ये कहीं से ज्यादा बढ़कर है। बेसिकली अगर हम बात करें कि इसके डेफिनेशन को, तो रेस्पिरेशन सिस्टम क्या है कि जो फूड को ब्रेकिंग डाउन करता है, ब्रेक करता है और किसके साथ अभिक्रिया करता है? ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके एनर्जी रिलीज करता है, ऑक्सीजन इनहेल करता है और ऑक्सीजन की अभिक्रिया जो है ग्लूकोज के साथ होती है और रिलीज होती है एनर्जी, साथ में वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर। ओके, तो रेस्पिरेशन दो भाग में है, एक है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और दूसरा है इंटरनल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का मतलब ब्रीथिंग की प्रक्रिया, यानी सांस लेना, एनवायरनमेंट से सांस को अंदर लेना और एनवायरनमेंट में सांस को छोड़ देना, यानी इनहेलेशन यानी सांस अंदर लेना, एक्सहेलेशन सांस बाहर छोड़ना। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन आपका क्लियर हो गया। और इसको ब्रीदिंग भी कहते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन को। क्यों? क्योंकि इसमें ब्रीदिंग की ही प्रक्रिया है, सांस को लेते हैं और सांस को छोड़ते हैं। अब इसमें क्या है कि ये प्रक्रिया काफी जटिल है, ये इतनी आसान नहीं है। जब रेस्पिरेशन की प्रक्रिया को हमको अगर समझना है तो हम लोग एक्सटर्नल रेस्पिरेशन को पहले समझेंगे कि ये क्या है। कि जनरली इस प्रक्रिया में हम लोग सिर्फ फेफड़ों तक पहुंचते हैं, फेफड़ों से जो है ऑक्सीजन सेल तक पहुंचाने की जो प्रक्रिया है वो है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को वापस लाने की प्रक्रिया जो है वो है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का भाग। तो अब ये ट्रांसपोर्टेशन जो है वो किस प्रकार होता है, कैसे पहुंचता है वहां तक, सेल तक, ईच एंड एवरी सेल तक कैसे पहुंचता है, ये हम लोग अभी समझेंगे, इसमें जानेंगे। तो सबसे पहले समझो कि जो हवा जब हम सांस लेते हैं तो कहाँ एंटर करती है? नॉस्ट्रिल्स में। बहुत घटिया सा एक मैंने ड्राइंग बनाया है, डायग्राम बनाया है, क्योंकि मेरे हाथ इसमें भैया तंग है, ठीक है, समझ लो मोटा मोटी, अपने पास जो डायग्राम होगा उसके अकॉर्डिंग आप इसको समझना। ओके, चलिए, तो नजल कैविटी से यहां से शुरू होता है हमारा कार्यक्रम, यानी आपके नोस्ट्रिल्स दो छेद है, सांस आप अंदर लेते हो और यहाँ फेरिंक्स के जरिए ट्रेसिया यानी विंड पाइप होते हुए यहाँ आपके लंग्स तक पहुंचता है। लंग्स तक पहुंचने के लिए आप समझो नोस्ट्रिल से हवा अंदर हम लोग लिए, ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, अब इससे यहाँ फेरिंक्स से नीचे की ओर उतरता है, यहाँ ट्रेसिया यानी विंड पाइप से होते हुए ये हमारे लंग्स में जाने से पहले एक दो ऐसे करके ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, जो एक लंग्स, हमारे पास दो फेफड़े हैं, ठीक, राइट एंड लेफ्ट, तो अभी इन दो फेफड़ों में ऐसे दो एक पाइप कनेक्शन है, इन पाइप्स को हम ब्रोंकस कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रोंकस। क्या कहते हैं? ब्रोंकस लिखा है मैंने, ब्रोंकस कहते हैं। और जब ये पाइप यहाँ के बाद छोटे छोटे तीन पतले ट्यूब्स में जब कन्वर्ट हो जाता है पूरे लंग्स में, तब हम लोग उसको कहते हैं ब्रंकियोल्स। ब्रंकियोल्स क्या है? अब इसके ये जो ब्रंकियोल्स होते हैं
ये जुड़े रहते हैं ब्लड कैपिलरीज से, यानी एकदम पतली पतली शिराओं से ये जुड़े हुए रहते हैं ब्रंकियोल से, ठीक है। यानी ब्लड का जो आदान प्रदान होता है उसके लिए तो यहाँ जरूरी है ना भाई। आप समझो कि जितना भी ये ट्रांसपोर्टेशन प्रक्रिया है ये सिर्फ ब्लड के माध्यम से ही हमारे शरीर में गैसों का आदान प्रदान होता है। वो ना हो तो फिर ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगी भाई। ट्यूब नालियां हैं, नालियों में उसमें खून बहता है और उन खून में जो है ऑक्सीजन और जो वाटर वेपर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इनका ट्रांसपोर्टेशन होता रहता है, ठीक है। और न्यूट्रिशन का फूड, ठीक है। अब ब्रोंकियल से कैपिलरी जुड़ी हुई हैं तो खून का आदान प्रदान यहाँ समाज समझ में आ रहा है। एल्वियोली एक प्रकार की वो संरचना है जो ब्रोंकियोल्स में पाए जाते हैं। गुच्छा, जैसे अंगूर का गुच्छा आप लोगों ने देखा ना, वैसे ही एक पूरा स्ट्रक्चर होता है इसमें, और इसमें एयर सैक पाए जाते हैं, ठीक है। और ये जो है इसमें पतली पतली जो है, मतलब आप समझो कि दीवारें हैं, झिल्लियां हैं, जो यहीं पर गैसों का आदान प्रदान होता है। कार्बन डाइऑक्साइड को भाई बाहर भेज दिया जाता है, ठीक है, नजल कैविटी की ओर वापस भेजा जाता है। जिस प्रक्रिया से गैस अंदर प्रवेश करता है उसी प्रक्रिया से लंग से गैस बाहर आपको इसी माध्यम से जो है यहाँ से वापस लौटता है। तो अशुद्ध खून यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड रीच जब हमारे फेफड़ों तक पहुंचता है तो उसमें छन जाता है यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो एक्स्ट्रा वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में है, ये दोनों चीजें वहां छन जाती हैं और ये काम करता है एल्वियोली। इसी का काम है ब्लड को छान लेना और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को खून से अलग कर देना और वापस ब्लड अपना चला जाता है वापस शरीर में, ठीक है। और जब ऑक्सीजन, जब वो अब जाने से पहले क्या होगा भैया, सांस लिए, अब ये जो ऑक्सीजन है ये इसमें घुल जाएगा। किसमें घुल जाएगा? ब्लड में। अब ब्लड में जो है वो तस्तरी जैसा घूमता रहता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन और आरबीसी जो बोलते हैं रेड ब्लड सेल, उसके ऊपर ये सवार हो जाएगा। कौन? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन सवार होकर पहुंच जाता है ब्लड सेल तक। अब ब्लड सेल क्या करेगा? ये पूरा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का पार्ट है, यानी नॉस्ट्रिल टू जो हमारा है एल्वियोली तक पहुंचने का जो प्रोसेस है, ये पूरा एक्सटर्नल किसमें आता है? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में, ठीक है। अच्छा हाँ, एक चीज देखो, जब हवा हमारे नाक में प्रवेश करती है तो छोटे छोटे हमारे नाक में बाल होते हैं। क्यों होते हैं बताओ? वो जबरदस्ती के नहीं है, वो यूजलेस नहीं है, एक्चुअली में वो डस्ट पार्टिकल्स को यहाँ रोकते हैं। और चूंकि हम लोग सांस लेते हैं और टेम्परेचर हमारा शरीर का नियंत्रित हो रहता है, गर्म रहता है, तो उससे जो गर्म हवा और वेपर निकलता है तो एक म्यूकस तैयार होता है अंदर में, यानी जो आप लोग ऐसे 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 करते रहते हो, तो उस म्यूकस में और वो बाल के सहारे जितने भी डस्ट पार्टिकल है यही रुक जाते हैं और हवा छन कर अंदर जाती है हमारे फेफड़ों तक, ठीक है। फेफड़ों तक जाने के लिए फेरेनिक्स, लैरिंक्स यानी विंड पाइप, वहां के बाद ब्रोंकस, फिर ब्रोंकियोल्स, देन एल्वियोली में पहुंचता है जहां ब्लड को छान लिया जाता है, शुद्ध ब्लड में ऑक्सीजन को मिला लिया जाता है और उसके बाद फिर वापस शरीर में भेज दिया जाता है। ये पूरी प्रक्रिया जो है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के क्षेत्र में आती है। अब सबसे बड़ी चीज है, अब इसमें कोई पॉइंट तो छूट नहीं गया। हाँ, फ्यूल ऑक्सीडेशन क्या है? ऑक्सीडेशन, इसी प्रक्रिया को ऑक्सीडेशन कहते हैं जब ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज भैया जो भोजन हम लोग किए उससे जो न्यूट्रिशन हमको मिला उससे हमको एनर्जी तो चाहिए ना भाई। तो एनर्जी जनरेट करने के लिए, जैसे आज भी घर में आपको खाना बनाना तो सबसे पहले गैस लाइटर ढूंढोगे, लाइटर मारोगे, वो जलेगा, तब आपका खाना पकेगा। तो आग लगाने की प्रक्रिया में ऑक्सीजन का यहाँ पर हम लोग सहारा लेते हैं, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन का सहारा लेते हैं, तो शरीर भी इस प्रक्रिया को करता है। उसके अंदर भी एल्वियोली में सेल में डिफ्यूजन होता है। डिफ्यूजन होता है, क्या होता है भैया? तो ग्लूकोज पहुंच गया ब्लड के जरिए सेल्स तक। अब कोशिकाओं तक ये भाई ग्लूकोज पहुंच गया है, अब ऑक्सीजन पहुंचेगा। यहाँ क्या पहुंचेगा? ऑक्सीजन। यहाँ कुछ गड़बड़ है, यहाँ 6 होना चाहिए, ये 6 और 2 होगा।
वहां एक रासायनिक अभिक्रिया जन्म लेगी, एक केमिकल रिएक्शन होगा। इसी केमिकल रिएक्शन को हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन, यानी ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण भोजन का यहाँ पर ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हो जाएगा, और जिससे क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, और क्या बनेगा, जल बनेगा यानी वेपर, और क्या बनेगा, एनर्जी बनेगा, जिसको माइटोकॉन्ड्रिया में रख लिया, रिजर्व कर लिया, भैया जब काम पड़ेगा तो मैं दूंगा, किसको, हम लोगों को। अब बोलोगे ये क्या बात हो, तो अब समझो हमारा शरीर है, इस सबसे छोटी इकाई क्या है, सेल, कोशिकाओं से बनी है। कोशिका तो लिविंग चीज है भाई। अब ये इतना बड़ा शरीर का निर्माण अनदेखा चीज से हो रहा है, जो कि दिखाई तक नहीं देता, इतना छोटा है। अब उसको क्या है कि आपसे काम लेना है, उसको भोजन चाहिए, तो भोजन लेने के लिए वो एक शरीर गढ़ता है। कोशिकाएं मिलती हैं, टिश्यूज बनाते हैं, सेल टिश्यूज बनाती हैं। टिश्यूज जो है एक ऑर्गन का निर्माण करती है, एक अंग का जो स्पेसिफिक काम करता है, और एक ऑर्गन सिस्टम फिर बनता है जो स्पेसिफिक एक प्रकार अलग प्रकार का काम, जैसे डाइजेशन का काम अलग, उसमें अलग अलग ऑर्गन लगे हुए हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से सारा सिस्टम का अलग अलग आपका स्केलेटल सिस्टम है, हड्डियों का अलग ढांचा है। तो इस प्रकार से सभी अपना अलग अलग वर्क करते हैं। तो ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बना, ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म बना, यानी हम लोग बने। यानी कि सेल चाहिए भोजन किसको, सेल को। एनर्जी चाहिए किसको, सेल को। वो एनर्जी क्यों आपसे करवाता है वो काम, बोलता भैया ठीक है भोजन लाओ, तो हम लोग ढूंढते हैं, हम लोग काम करते हैं, कमाते हैं, कमाकर भोजन का जो भी उसका पूर्ति करते हैं उसको, और उससे फिर वो एनर्जी बनाता है, और एनर्जी फिर आपको देता है कि जाओ फिर ढूंढ के लाओ। ये उसका काम निरंतर चलता रहता है, ठीक है। तो उतना अंदर नहीं जाते, जब सेल के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो यहाँ आपको ये इक्वेशन आपको समझ में आ जाना चाहिए, C6H12O6 प्लस C6O2 और 6CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ वाटर, ये कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये वाटर हो गया, और ये एनर्जी हो गया। अल्टीमेटली एनर्जी हम लोगों को प्राप्त हो गया, और उसका वेस्ट प्रोडक्ट ये दोनों है एक्सटर्नल। देखो यहाँ ऑक्सीजन आया, ये ग्लूकोज तो भाई आपके पास है, डाइजेशन के जरिए आपको मिल गया। अब नोस्ट्रिल से जब हम लोगों ने ये पूरी प्रक्रिया की, तो यहाँ से मेरे को ऑक्सीजन मिल गया। अब यहाँ बढ़ने के बाद एनर्जी मैंने रख लिया, बाकी दोनों प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, इसको वापस भेजना है। फिर इसी प्रक्रिया से उल्टा वापस नोस्ट्रिल के जरिए बाहर का रास्ता दिखा देंगे हम लोग, ठीक है। क्लियर हो गया, लगभग सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए। अब हाँ, इंटरनल रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन, एक्चुअली में सेलुलर रेस्पिरेशन ही है ये सेलुलर रेस्पिरेशन ही है, जहां ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड जल का निर्माण करता है और एनर्जी। ये प्रक्रिया कहाँ हो रही है, सेल में हो रही है, ये हमारी कोशिकाओं में हो रही है, इसलिए इसको सेलुलर रेस्पिरेशन कहेंगे। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये तो बेसिकली हो गया ह्यूमन बीइंग में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। बहुत सारे जीव प्राणी ऐसे हैं जिनमें, अब जैसे कि मेंढक को ले लो, फ्रॉग को, तो जब छोटा होता है मछलियों की तरह दिखता है, टैडपोल कहते हैं उसको, उस समय उसके पास गिल्स होते हैं, उससे वो सांस लेता है। बड़ा होता है वो मोस्ट स्किल से भी सांस ले सकता है, और लंग्स भी उसके पास होते हैं। सोच लो, मछलियां गिल्स है, और जो छोटे जीव प्राणी हैं जैसे इंसेक्ट्स हैं, उनके मुंह में स्पाइरकल्स होते हैं, ठीक है, उनमें स्पाइरकल्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ठीक है, और उसके जरिए वो श्वसन प्रक्रिया को अपना पूरा करते हैं। और केचुआ वो अपने मोस्ट स्किल से प्राप्त कर लेता है, अपना भाई श्वसन का प्रक्रिया कर लेता है। तो यही सब प्रक्रियाएं चलती रहती हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर मेरे हिसाब से इसमें ना समझ में आने वाली ऐसी कोई भी चीज नहीं है। फिर भी अगर कुछ आपको इस टॉपिक में कुछ ना समझ में आया हो या ज्यादा प्रकाश देने की आवश्यकता है, तो आप मेरे को बताना, कमेंट करना। मैं नेक्स्ट वीडियो जब भी होगा, जब इसका जैसे क्लास 10 के लिए अगर मैंने वीडियो बनाया तो उसमें मैं ऐड कर दूंगा, और आपको इसमें सारे चीज मटेरियल आपको मिल जाएंगे जो आपको चाहिए। फिलहाल मेरे हिसाब से एज क्लास 7 ले या कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अकॉर्डिंग ये रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेशन आपको समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, लेकिन याद रखना एक चीज, रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, जोड़े अपने मित्रों को, और लाइक भी करें, ओके।
फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।